हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोग जो है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे फर्स्ट ऑर्डर का। तो उसमें हमने ये सीख लिया था कि जो फर्स्ट ऑर्डर है उसका जो रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था, हमने उसको डिराइव किया था। क्या था फॉर्मूला? k इज इक्वल टू 2.303 बाय में t log c0 बाय c। ये पढ़ा था हमने कल फॉर्मूला फॉर द रेट कांस्टेंट k फॉर फर्स्ट ऑर्डर। और हमने हाफ लाइफ का भी फॉर्मूला देखा था। हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या था? t हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय k। ये होता है हमारा हाफ लाइफ का फॉर्मूला। तो ये चीज को हमने कल डिस्कस कर लिया था। तो आज जो है नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर है उसके कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। उसकी पहले यूनिट्स देखेंगे रेट कांस्टेंट की, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या यूनिट्स हैं, और हम इस पे बेस कुछ ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो पहले इसकी हम यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि जो रेट कांस्टेंट है उसकी जो यूनिट्स होती हैं वो हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, तो हमने जीरो ऑर्डर के लिए देखी थी यूनिट्स, अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर हम यूनिट्स की बात करें तो सबसे पहले मान लेते हैं ये आपके पास कोई एक रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट बना रहा है। इस रिएक्शन के लिए अगर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग इसका एक्सप्रेशन लिखता हूं तो वो क्या बनेगा? रेट इज इक्वल टू के, ए की कंसंट्रेशन और इसकी पावर हो जाएगी जो कि इसका ऑर्डर होगा। और हम जानते हैं इसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और रेट जो है, रेट की जो यूनिट्स होती है वो हमने पढ़ी है, वो क्या होती है? मोल, या जिसको हम क्या लिखते थे? कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम। ये हमारी यूनिट्स होती है किसकी? रेट की। कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? मोल लीटर इनवर्स में। और टाइम जो होता है, टाइम को किस में रिप्रेजेंट करते हैं हम? सेकेंड इनवर्स में। और यहां पर अगर बात करें के की, के हमारा रेट कांस्टेंट है, इसकी यूनिट्स हमें निकालनी है। और इसके बाद ए है यहां पर, उसकी हमने क्या रखी हुई है? कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन किसी की अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो उसकी यूनिट्स क्या होती हैं? मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, सॉरी टाइम को यहाँ पे सेकंड में निकालें। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी यूनिट्स, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट्स क्या हो जाएंगी? मोल लीटर इनवर्स। तो इधर मोल लीटर इनवर्स है, इधर भी मोल लीटर इनवर्स है, क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो इस रेट कांस्टेंट की अगर हम यूनिट्स निकालेंगे तो वो क्या आएगी? 1/सेकंड, या फिर इसको आप सिंपली क्या लिख सकते हो? सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो याद रखिएगा रेट कांस्टेंट जो है उसकी फर्स्ट ऑर्डर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? सेकंड इनवर्स। इसके यूनिट में कहीं भी मोल लीटर इनवर्स या कॉन्सेंट्रेशन टर्म का कोई भी यूज नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि रेट कांस्टेंट की जो यूनिट्स हैं वो क्या होती हैं और किस ऑर्डर के लिए वो यूनिट क्या है। क्योंकि आपसे कभी ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको रेट कांस्टेंट बता देगा कि ये है, आपसे पूछ लेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। तो कई बार बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, अगर रेट कांस्टेंट बता दिया उसके पीछे जो यूनिट लिखी होगी आप वो यूनिट देख कर के भी बता पाओगे कि जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या होने वाला। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट्स कैलकुलेट करोगे, इसको ऐसा तक आपको याद रखना है। ठीक है, तो एक तो होगी इसकी यूनिट्स। नेक्स्ट बात करेंगे सम इंपॉर्टेंट ग्राफ्स फॉर दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स की बात करें अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो सबसे पहला ग्राफ जो हम यहाँ पर बनाएंगे वो बनाएंगे अपना रेट ऑफ द रिएक्शन और अपनी कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो रेट और कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में अगर हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं तो कैसा ग्राफ बनेगा? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर हम ग्राफ बना रहे हैं किस किस के रिस्पेक्ट में? रेट और कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट। ठीक है, तो रेट और कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में अगर आप ग्राफ बनाते हो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो जैसे जैसे रेट, देखो हमने जो अपना जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब ये ग्राफ बनाया था रेट और कॉन्सेंट्रेशन का, तो हमने क्या बोला था वहां पर
कि कॉन्सेंट्रेशन जितनी भी बदल लो, ये बात कर रहा हूं मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसको बोलते हैं हम? जहां पर कॉन्सेंट्रेशन कितनी मर्जी चेंज कर लो, रेट चेंज नहीं होता, ठीक है। बट ये है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंड करता है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन बदलेंगे तो रेट भी बदलेगा, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं रिलेशन देखूं रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर वन होता है, ठीक है। और अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो वाई एक्सिस पर मैंने लिया है रेट ऑफ रिएक्शन, एक्स एक्सिस पर मैंने लिया है कॉन्सेंट्रेशन इंटू एम जो है वो इसका स्लोप। तो इक्वेशन क्या बन रही है? y इज इक्वल टू एम एक्स। तो y इज इक्वल टू एम एक्स जब हमारे पास इक्वेशन बन जाती है तो ग्राफ कैसा बनता है? सोचिए, बताया हुआ है आपको पहले भी, y इज इक्वल टू एम एक्स जब भी इक्वेशन बनती है ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। वेरी गुड, अगर आपको याद था तो। और रेट और कॉन्सेंट्रेशन यहां पर अगर ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, और जिसका स्लोप होगा वो होगा हमारा क्या? रेट कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बन जाएगा रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में। इक्वेशन बनी y इज इक्वल टू एम एक्स, तो y इज इक्वल टू एम एक्स होती है, तो जो हमारा ग्राफ है वो कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, और जो है पास करेगा ओरिजिन से। नेक्स्ट ग्राफ जो है वो हम बनाएंगे यहाँ पर y एक्सिस पर हमने लिया यहाँ पर log c, ठीक, और यहाँ पर हमने लिया टाइम। अगर log c और टाइम के रिस्पेक्ट में हम ग्राफ बनाएंगे तो log c और टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ देखो कुछ किस तरीके से बनता है। इसको बनाने से पहले हम पहले देखेंगे कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। देखो, कभी भी ग्राफ्स को आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती है, आपको कुछ इक्वेशंस याद रखनी होती हैं ग्राफ की। आपको मैंने करवाई भी थी 11th क्लास के अंदर, ठीक है। अगर नहीं याद है तो आई गेस स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर था, उसमें हमने इस चीज को डिस्कस किया था। तो आप अपने वो नोट्स खोलिए और वहां पर उसको देखिए कि क्या इक्वेशन जब होती है तो ग्राफ कैसा बनता है। आपको क्या करना होता है? बस जो y एक्सिस का कंपोनेंट है और x एक्सिस का कंपोनेंट है, इन दोनों के बीच में एक इक्वेशन बनानी है, एक रिलेशन बनाना है, ठीक है। और उस रिलेशन के थ्रू ही आप ग्राफ बनाएंगे। अगर आप ऐसे रट्टे मारते चले जाओगे कि भाई ये log c और t के लिए ग्राफ ऐसा बनता है, रेट और कॉन्सेंट्रेशन के लिए ग्राफ ऐसा बनता है, तो आप कभी भी याद नहीं रख पाओगे, क्योंकि ग्राफ जो होते हैं वो एंडलेस होते हैं। आपको थोड़ा बहुत चेंज करके दे देगा कहीं पर, अगर चेंज कर दिया तो फिर आप गड़बड़ हो जाएगी, आप सोचोगे भाई ये ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप अपनी जो है इक्वेशंस को याद रखें कि ये इक्वेशन होती है तो ग्राफ ऐसा बनता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर log c और t जो कि हमारा टाइम है, इसके बीच में ग्राफ कैसा बनता है? देखो, log c और टाइम दोनों एक ही फॉर्मूले में हमने कहा देखे हैं। रेट कांस्टेंट का जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या था? k इज इक्वल टू 2.303 बाय t log ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन बाय फाइनल कंसेंट्रेशन, ये पढ़ा है हम, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने क्या करना है? इस log c की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि log c कहाँ है? y एक्सिस पर है। तो y एक्सिस वाली टर्म लेफ्ट साइड में अगर आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे तो आपका रिलेशन तैयार हो जाएगा। तो log c की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पर log c0 बाय c है, तो आप सभी को मालूम होगा log x बाय y को हम क्या लिखते हैं? log x माइनस log y, ये लिखते हैं, आपने मैथ में पढ़ा होगा, टर्म है, ठीक है। log को क्या लिखते हैं हम? log x बाय y को क्या लिखते हैं? log x बाय log y, ठीक है। तो वहां से मैं इस रिलेशन को थोड़ा सा चेंज करूंगा, क्या बन जाएगा? k इज इक्वल टू 2.303 बाय t log c0 बाय c क्या हो जाएगा? log c0 माइनस log c होल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे? यहाँ 2.303 बाय t है, इसको इधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा? k t इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2.303 इज इक्वल टू log c0 माइनस log c, ठीक है। हमें क्या करना है? यहाँ पर log c की वैल्यू निकालनी है, तो log c को उधर ले जाते हैं और kt बाय 2.303 को इधर ले आते हैं। तो ये नेगेटिव का है, उधर जाकर के क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो log c विल बी इक्वल टू log c0 माइनस, ये इधर प्लस का था, इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, माइनस kt बाय 2.303, या फिर इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख लूं तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। k बाय 2.303 इंटू टी लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इक्वेशन क्या बन रही है? ये है हमारा y एक्सिस पे, y इज इक्वल्स टू
C माइनस mx, ये वैसे तो इक्वेशन C प्लस mx होती है, बट यहां पर अगर मैं y एक्सिस पे बात करूं तो y एक्सिस पर क्या बन गया, log C, ठीक है जी। x एक्सिस पर क्या बन गया, t टाइम, और c जो है हमारा, c क्या है, इंटरसेप्ट, और m जो है, m क्या है, स्लोप, विच इज नेगेटिव एंड इक्वल टू माइनस के बाय 2.303, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जब इक्वेशन बनती है तो ग्राफ कैसा होता है, हाँ जी याद कीजिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जब इक्वेशन बनती है तो ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन और विद सम इंटरसेप्ट, ठीक है। कुछ इंटरसेप्ट होगा, यानी कि यहां से स्टार्ट नहीं होगा, कुछ हाइट से स्टार्ट होगा, और ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर स्लोप कैसा है, स्लोप के आगे जो साइन है वो कैसा लगा है, नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव स्लोप में ग्राफ कैसा आएगा, नीचे की तरफ। तो कुछ इंटरसेप्ट से स्टार्ट होना है, नीचे की तरफ जाना है, और स्ट्रेट लाइन है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं इस स्लोप की बात करूं तो स्लोप विल बी इक्वल टू m इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303, ठीक है। तो इसका हो जाएगा स्लोप, एंड दिस इंटरसेप्ट इज इक्वल टू log c, ठीक है। तो ये जो इसकी हाइट होगी वो log c0 के इक्वल हो जाएगी, और जो आपका स्लोप है वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के अपॉन 2.303, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाएगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिटवीन log c एंड टाइम। नेक्स्ट ग्राफ हम यहां पर बनाएंगे, देखिए एक ग्राफ और बनाते हैं यहां पर हम, टी हाफ और कॉन्सेंट्रेशन, टी हाफ और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में अगर ग्राफ बनाते हो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो कैसा बनेगा। देखो टी हाफ का अगर हमने रिलेशन देखा था, टी हाफ का रिलेशन क्या बनाया था, 0.693 बाय के, यहां पर कोई भी कॉन्सेंट्रेशन का जिक्र नहीं था, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन से हाफ लाइफ का कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन का जिक्र नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो कॉन्सेंट्रेशन आप कितनी भी बदलते जाइए, आपकी जो हाफ लाइफ है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यानी कि अगर इसका ग्राफ देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से जाएगा कि जो टी हाफ इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, इट विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। टी हाफ क्या रहेगी, हाफ लाइफ क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी, कॉन्सेंट्रेशन को जितना मर्जी बदलते, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हैं आपके फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ, और भी कई सारे बन सकते हैं, बट आपको जो मेन बेसिक है उसको याद रखना है कि जो y इज इक्वल टू एम एक्स है तो ग्राफ कैसा बनता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है तब कैसा बनता है, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी माइनस एम एक्स है तब कैसा बनता है, और अगर उसका जिक्र ही नहीं है वहां पर तब कैसा बनता है, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने फर्स्ट ऑर्डर की। नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकंड ऑर्डर को, सेकंड ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन देखेंगे, उसके बाद जो है हम उसके भी कुछ ग्राफ्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे यहां पर, फिर आगे। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की। तो जैसा कि आपने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन जो डिराइव किया था, सेम उसी तरीके से ही है सेकंड ऑर्डर के लिए भी डेरिवेशन। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज मान लेते हैं यहां पर आपके पास कोई एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट है ए जो कि कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। और इसके लिए जो आप रेट लो है उसको दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको दो तरीके से लिख सकते हो, एक तो रेट लो के अकॉर्डिंग और दूसरा लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। यही चीजें हमने पिछले दोनों को डिराइव करने के लिए यूज की थी। तो एक अगर मैं यहां पर रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिखता हूं इसका, तो वो कैसे होगा, माइनस इसके रिस्पेक्ट में लिखोगे तो माइनस डी ए, ठीक है। यानी कि यहां पर ए की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी डिवाइडेड बाय
dt। एक तो इस तरीके से आप इसका रेट जो है उसको लिख सकते हो। दूसरा रेट जो है लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग अगर लिखे तो वो क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के इनटू में ए की कॉन्सेंट्रेशन पावर इसका ऑर्डर, और कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, सेकंड ऑर्डर, तो इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो है ए की कॉन्सेंट्रेशन को हम मान लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सी कॉन्सेंट्रेशन है हमारा, तो ये बन जाएगा माइनस डी सी अपॉन डी टी, और ये बन जाएगा आपका रेट इज इक्वल टू के सी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद ये भी रेट है, ये भी रेट है, दोनों को क्या करना है, आपको इक्वल कर देना है। तो इक्वेशन बन गई फर्स्ट और ये इक्वेशन बन गई सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, पहली और दूसरी इक्वेशन से हमें यहां पर क्या मिल जाएगा, माइनस डी सी अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू दी के सी स्क्वायर। ठीक है, दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अब इसके बाद क्या करोगे, dt को उधर ले जाओ, ये सी स्क्वायर को यहां ले आओ, तो क्या इक्वेशन बनी, माइनस ऑफ डी सी बाय सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू दी के डी टी। ठीक है, अब क्या करना है आपको, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, इधर भी और इधर भी, इनिशियल से फाइनल कॉन्सेंट्रेशन तक, और इधर 0 से टाइम जो है वो इसकी लिमिट हो जाएगी। ठीक है, अब माइनस डी सी अपॉन सी स्क्वेयर का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 बाय सी माइनस 1 बाय सी। मैथ वालों ने पढ़ी होगी ये चीज, ठीक है, नीट वालों ने नहीं पढ़ी है तो डायरेक्ट इसको याद रखना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो के डी टी को इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, के टी। ठीक है, और यहां पर इस टी को इधर लेकर के आएंगे तो क्या बन जाएगा, के की वैल्यू क्या निकल आएगी, टी इधर आके 1 बाय टी हो जाएगा, तो 1 बाय टी इंटू 1 बाय सी माइनस 1 बाय सी 0। तो ये बन जाएगा हमारा सेकंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये होता है आपका सेकंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन। तो इसको आपको डेरिवेशन मैंने आपको पहले भी बताई थी कि डेरिवेशन को याद रखना कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है, ये बस मैं आपको सिर्फ इसलिए करवाता हूं ताकि आपको पता हो कि आया कहां से है। अब आपको एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि भाई ये जितने भी कोई सा भी ऑर्डर हो उसके लिए अगर हमें रेट कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन बनाना है तो वो कैसे बनाया जाता है, 2 तरीके के रेट हैं, दोनों को इक्वल करके वहीं से ही एक रिलेशन हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कोई सा भी ऑर्डर हो उसके लिए मेन बेसिक जो है वो यही रहने वाला है। ठीक है, और हाफ लाइफ के लिए निकाल लोगे, हाफ लाइफ के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो आपकी ये वाली कॉन्सेंट्रेशन है उसको C0/2 कर दोगे। ठीक है, तो C0/2 कर दोगे तो वहां से आपने इसका रिलेशन निकाल लेना, तो बड़ा सिंपल है, वो भी निकल आएगा। ठीक है, बट उसको हम डिराइव नहीं करेंगे, मैं आपको उसका डायरेक्ट रिलेशन बताऊंगा। ठीक है, आप चाहो तो आप उसको कर भी सकते हो, C की जगह पर बस आपको C0/2 लिखना है और उसके बाद उसको रीअरेंज करना है और वहां से आपका हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी यूनिट्स, जो हमारा रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट्स देखें अगर हम सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, तो रेट इज इक्वल टू के इंटू यहाँ पर हो जाएगी आपकी कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 2, क्योंकि सेकंड ऑर्डर है। तो रेट की जो यूनिट होती है वो क्या पढ़ी थी हमने अभी, कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम, और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट जो होती है वो क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स, और बाय टाइम की क्या होती है, सेकंड इनवर्स। और यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट्स क्या होंगी, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, और इसका क्या किया हुआ हमने, स्क्वायर किया है क्योंकि सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर मोल का हो जाएगा स्क्वायर और लीटर का हो जाएगा -2, और इधर है हमारे पास मोल लीटर इनवर्स बाय सेकंड इनवर्स। तो के की अगर यूनिट्स बनाएंगे यहाँ पर रेट कांस्टेंट की तो क्या यूनिट्स बन जाएंगी, इसको इधर ले आइए, मोल लीटर इनवर्स बाय सेकंड इनवर्स इनटू में 1 बाय, ये इधर आ गया तो क्या बन गया, मोल स्क्वायर लीटर -2 विल बी द यूनिट ऑफ के। ठीक है, तो इसको इस पे कट करेंगे तो मोल से ये काटोगे तो यहाँ पर एक बार इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पूरा नहीं, इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, और लीटर इनवर्स से इसको काटोगे तो इसकी ये यहाँ पर क्या बचेगी -1, ठीक है। तो क्या बन गया यहाँ पर, सॉरी इसको मैं बार बार सेकंड इनवर्स लिख देता हूँ, सेकंड है ये, ऊपर आकर के होगा सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, इधर तो बचा सेकंड और इधर क्या बच गया 1/मोल लीटर इनवर्स, ये होगी हमारी रेट कांस्टेंट की यूनिट्स, ठीक है। इस सभी को ऊपर ले आएंगे तो मोल जो है यहाँ पर मोल +1 है, ऊपर आकर के क्या हो जाएगा -1, और लीटर यहाँ पर -1 है, ऊपर आकर के क्या हो जाएगा +1, सेकंड यहाँ पर +1 है, ऊपर आकर के क्या हो जाएगा -1। रेट कांस्टेंट की जो यूनिट्स हैं फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ये होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछना हुआ तो कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि यूनिट्स क्या है रेट कांस्टेंट की, सेकंड ऑर्डर के लिए पूछ लेगा, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, किसी के लिए भी पूछ सकता है। तो आप कभी भी इसको यहाँ से डिराइव कर सकते हो, या फिर इसका एक जनरल फॉर्मूला भी होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो एक साथ बताऊंगा आपको कि रेट कांस्टेंट जो है उसका निकालने का जनरल फॉर्मूला क्या है, हाफ लाइफ का क्या है और यूनिट्स का क्या है, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल जो यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट है उसको कैसे निकाला जाता है उस चीज को समझिए, ठीक है। तो ये हो जाएंगी हमारी यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर दी सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ ग्राफ्स के बारे में। तो नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं सम इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। तो देखिए सबसे पहला ग्राफ जो हम सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए बनाएंगे वो हमारा ग्राफ बनेगा वही जो हमने पहले जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए बनाया था। पहला ग्राफ किस किस के रिस्पेक्ट में बनाया था, रेट और कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में। और यहाँ जो है सेकंड ऑर्डर के लिए हम ये ग्राफ बनाते हैं रेट और कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर के बीच में, ठीक है। रेट और कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर के बीच में जब हम ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ग्राफ जो है वो वैसा ही बनेगा जो आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए बना था, यानी कि इट विल पास थ्रू दी ओरिजिन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है हमारा, जो वही वाला एक्सप्रेशन ही हम यहाँ पर यूज करेंगे। जो रेट है, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर है, ठीक है। ये इक्वेशन बन रही है ना यहाँ पर, देखो ये हमने सेकंड ऑर्डर के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन का एक्सप्रेशन लिखा था, ठीक है। वाई एक्सिस पर है हमारा रेट और एक्स एक्सिस पर क्या लिया हमने सी स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वेशन बन रही है y इज इक्वल टू एम एक्स। y इज इक्वल टू एम एक्स जब इक्वेशन होती है तो ग्राफ कैसा बनता है, वेरी गुड, स्ट्रेट लाइन पास थ्रू दी ओरिजिन, और इसका जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा इस k के इक्वल, यानी कि रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो पहला ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा जो कि है रेट और कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर के बीच। नेक्स्ट ग्राफ के बारे में अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट ग्राफ हम बनाएंगे 1/c और टाइम के बीच, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो हमने वहां पर एक्सप्रेशन बनाया है उसी एक्सप्रेशन को यूज करेंगे और वहां से देखेंगे कि क्या रिलेशन बनता है 1/c और t के बीच में। ग्राफ कैसा आएगा देखिए, आइए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले तो हमारा जो रिलेशन है t और 1/c के बीच में वो कैसा है, k इज इक्वल टू 1/t इंटू 1/c माइनस 1/c0, ठीक है। ये तो है इक्वेशन। आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो y एक्सिस पर है उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। अगर y एक्सिस पर 1/c है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें यहां से। कैसे निकालोगे, देखो यहां पर 1/t है, इधर ले जाओगे तो t के इक्वल हो जाएगा, kt के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा 1/c माइनस 1/c0। हमें किसकी वैल्यू चाहिए 1/c की, तो इसको इधर ले जाओगे तो यहाँ पर आकर के प्लस का हो जाएगा, तो kt प्लस 1/c0 विल बी इक्वल टू दी 1/c। तो यहां पर अगर मैं देखूं इक्वेशन क्या बनती है, y इज इक्वल टू c प्लस mx। तो इक्वेशन जब हमारी y इज इक्वल टू mx प्लस c बनती है तो ग्राफ कैसा बनता है, याद कीजिए, वेरी गुड। कैसा बनेगा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन विद सम इंटरसेप्ट, ठीक है। और यहाँ पर स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्लोप है तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और इसका जो स्लोप है, स्लोप किसके इक्वल है, m इज इक्वल टू k। और दूसरी चीज जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट यानी कि इसकी हाइट हो जाएगी, तो इसकी हाइट जो है इंटरसेप्ट वो किसके इक्वल है 1/c0, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन भी पूछ लेगा भाई इस ग्राफ का इंटरसेप्ट बताओ क्या है,
तो आपको वहां पर अगर इनके बीच रिलेशन पता होगा तो बड़ा आप इजीली बता पाओगे, ठीक है। और बात करें अगर बोर्ड एग्जाम्स में, तो बोर्ड एग्जाम्स में सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, उसमें सिर्फ आप इसका एक रेट एक्सप्रेशन याद रख लीजिए और इसकी यूनिट्स याद रख लीजिए, बाकी कुछ इसका ग्राफ याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, बोर्ड में अभी तक नहीं पूछा गया ये, और एनसीईआरटी में भी इसके बारे में कुछ ज्यादा जिक्र नहीं है, बस सेकंड ऑर्डर का रेट एक्सप्रेशन उसकी यूनिट्स दी हुई है बस आपको, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत देखना है इसको। देखो मेन जो है हमने इस चैप्टर में इसके करने न्यूमेरिकल्स, सिर्फ ये फॉर्मूले रट के कुछ नहीं होने वाला, जब तक हमें न्यूमेरिकल्स करने नहीं आएंगे तब तक इन फॉर्मूलाज का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर इन तीनों के लिए अपना रेट एक्सप्रेशन जो है उसको डिराइव कर लिया है, तो इसको कॉपी करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अगर कोई भी ऑर्डर हो आपके पास, आपको बोल दे थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, उसके लिए अगर रेट कांस्टेंट पूछ ले या हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन पूछ ले या फिर आपसे उसकी यूनिट्स पूछ ले, तो वो आप किस फॉर्मूले से बना सकते हो, ठीक है, जो कि सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ही आपका यूज होगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स में तो नहीं पूछने वाला, बोर्ड एग्जाम्स में आपसे जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके अलावा नहीं पूछे, ठीक है। इसको नोट करेंगे, फिर आइए देखते हैं। और nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आप रेट कांस्टेंट, हाफ लाइफ और उसकी यूनिट्स जो है वो कैसे निकालें। तो अभी देखो हम बात कर रहे थे जीरो ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की। अब बात करेंगे फॉर nth ऑर्डर। देखो nth ऑर्डर के लिए अगर हमें एक्सप्रेशन लिखना हो रेट कांस्टेंट का, हाफ लाइफ का, या फिर उसकी यूनिट्स देखनी हो, तो वो यूनिट्स कैसे निकाली जाती हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर रेट कांस्टेंट के एक्सप्रेशन की। तो रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन अगर हमको लिखना है फॉर nth ऑर्डर, तो फॉर nth ऑर्डर रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आप कुछ इस तरीके से लिखते हैं, k इज इक्वल्स टू, k के साथ t भी मैं यहां पर लगा दूंगा, k t इज इक्वल टू 1 बाय n माइनस 1, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट 1 बाय c की पावर n माइनस 1 माइनस 1 बाय c जीरो की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये होता है आपका रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन फॉर nth ऑर्डर। और n क्या है यहाँ पर, n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि अगर आपसे पूछ रहा है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए तो n की वैल्यू आप 0 भर देंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछ रहा है, बस इसकी एक लिमिटेशन है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर n की वैल्यू आप 1 रखोगे तो आपका एक्सप्रेशन सही नहीं आएगा, तो n कांट बी इक्वल टू 1। ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ के बाकी किसी भी ऑर्डर के लिए आप यहाँ से अपना रेट एक्सप्रेशन जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चाहे जीरो ऑर्डर है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, कोई से भी ऑर्डर के लिए आपसे पूछ ले, बस आपको क्या करना है, n की जगह पे ऑर्डर लिख देना है, कौन से ऑर्डर के लिए निकालना है उसको प्लेस करेंगे और एक्सप्रेशन बनाना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रेट कांस्टेंट के लिए। और रेट कांस्टेंट या टी को इधर ले जाओगे तो प्रॉपर रेट कांस्टेंट के लिए बन जाएगा, ठीक। अब अगर मैं बात करूं हाफ लाइफ के लिए, तो हाफ लाइफ के लिए जो रेट एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, टी की जगह पर आपको क्या करना है, टी हाफ कर देना, ठीक है, इक्वल होगा 1 बाय n माइनस 1। यहां तक एक्सप्रेशन सेम है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद क्या करोगे, 2 की पावर n माइनस 1 बाय जो आपका c है, c की पावर n, ठीक है। तो ये बन जाता है आपका हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन। क्या किया हमने यहाँ पर, जो n होगा, n क्या बन जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और बाकी आपको दिखाई दे रहा है c क्या है यहाँ पर, c कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी आपकी, और 2 की पावर n माइनस 1, और ये जो C0 लिखा है यहाँ पर, C0 क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ये C क्या है आपकी कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t, ठीक है। तो ये बन जाता है आपका हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन। और तीसरा अगर मैं बात करूं फॉर द यूनिट्स, यूनिट्स जो है आपकी,
यूनिट्स के लिए अगर आपको जनरल फॉर्मूला बनाना है, वैसे तो बड़ा सिंपल है, आप वैसे भी निकाल सकते हैं यूनिट्स के लिए फॉर्मूला। जो हमने रेट लिखा है, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन की पावर ऑर्डर करना है, वैसे तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है निकालना, बट स्टिल कभी आपसे पूछ ले ऐसे ही एबनॉर्मल सा कुछ फॉर 5th ऑर्डर 6th ऑर्डर बता दो यूनिट्स क्या है, तो उसको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, उसके लिए भी बड़ा सिंपल है। तो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट्स है, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, उसके लिए क्या फॉर्मूला है आपका, K इज इक्वल्स टू मोल लीटर इनवर्स की पावर करनी है 1/n और साथ में लिखना है सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब जैसे कि ये बना करके देखते हैं, अगर मैं, और n क्या है आपका, n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो n को अगर मैं 0 पुट कर देता हूं, 0 पुट करूंगा तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1, तो क्या बना मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, 0 ऑर्डर की यही होती है यूनिट। अगर मैं इसको 1 पुट करता हूं, यहां पर आप n को 1 भी पुट कर सकते हो, अगर n को मैंने 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, इसकी पावर 0 यानी कि ये 1 के इक्वल, तो बचा क्या सेकेंड इनवर्स। अगर सेकंड ऑर्डर की बात करें तो सेकंड ऑर्डर में यहाँ पर 1 माइनस 2 पावर क्या हो जाएगी -1 है, तो मोल -1 लीटर +1 और सेकंड -1, तो सबकी यूनिट्स आप इससे भी बना सकते हो। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप जो है रेट कांस्टेंट हो, चाहे आपका हाफ लाइफ हो, चाहे उसकी यूनिट्स हो, वो आप इन फॉर्मूलाज को यूज करके बना सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे सीधा पूछ लेगा, बताओ कि जो रेट कांस्टेंट है उसका एक्सप्रेशन क्या है फॉर थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आपसे पूछ लिया रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन और आप डिराइव करने बैठ गए, तो आप सोच सकते हो कि आपको कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा वहां पर। तो आप अगर ये फॉर्मूला याद रखेंगे, सीधा डायरेक्टली इसको यूज करके जो है अपना बना सकते हो एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने अपना 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर तीनों के लिए अपना जो है सारा कुछ बना लिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में।